हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू द फ्लावरिंग प्लांट। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ समझिएगा कि अगर मैं किसी सीड को ज़मीन पे फेंकता हूँ, तो यदि किसी सीड को जब ज़मीन पे फेंकता हूँ तो सीड के अंदर क्या होता है, स्टोर फूड होता है और साथ ही साथ सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। जब मैं उसको ज़मीन पे फेंकूंगा तो वो क्या करता है, ज़मीन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ मिनरल्स को लेता है और लेने के बाद ये एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान इसको फूड चाहिए होता है। कब तक फूड चाहिए? जब तक कि इसके अंदर लीफ ना आ जाए। ठीक, तो जब तक लीफ नहीं आ जाता है तब तक क्या होता है, कोई भी सीड उस प्लांट को क्या करता है, उस प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह से हम अपने जीवन की बात करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे पेरेंट्स हमारी वो बेसिक ज़रूरतें पूरा करते हैं जिससे हम इस अर्थ पे सरवाइव कर सकें। कुछ उसी तरह से जब हम किसी प्लांट के सीड को किसी खेत के अंदर या किसी ज़मीन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो वहाँ से वाटर यानी कि मॉइस्चर और कुछ मिनरल्स को लेकर के ग्रो करता है। साथ ही साथ उसको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, उस सीड के अंदर स्टोर फूड यूज किया जाता है। कब तक यूज किया जाएगा? जब तक कि उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, यानी ये जो इसका एम्ब्रियो है जिसको हम डेवलपमेंट जब कराएंगे तो उसके नीचे वाले हिस्से को रेडिकल, नीचे वाले हिस्से को रेडिकल और ऊपर वाले हिस्से को प्लीमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीमूल कहते हैं। बेटा ये जो प्लीमूल होता है वो सूट बनाएगा और जो रेडिकल होता है वो रूट बनाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये ग्रो करेगा तो उसके बाद कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, फीमेल के अंदर 10 साल के बाद और मेल के अंदर 13 साल के बाद क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है और उसके बाद वो व्यक्ति अगर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देना चाहता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कुछ इसी तरह से जब कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद एक उम्र के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके अंदर फ्लावरिंग होता है। तो अब हमको किसके बारे में जानना है? फ्लावर के बारे में जानना है। मान लीजिए ये पेड़ बड़ा हुआ और अब इसमें आ गया फ्लावर। ठीक है बेटा, अगर किसी एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानने का दुस्साहस किया जाए तो फ्लावर के अंदर कुल 4 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रीनिश पार्ट जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, एक कलरफुल पार्ट होता है जिसे हम करोला कहते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम एंड्रोईसियम कहते हैं, और एक जो पार्ट होता है उसको हम गाइनोईसियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द डंडा विद द हेल्प ऑफ विच फ्लावर इज अटैच्ड फ्रॉम द स्टेम। इसको हम बायो की भाषा में पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। जिस बेस पे फ्लावर लाई करता है उस बेस को हम थैलेमस क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं या फिर रिसेप्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके ऊपर हमारा पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ ये है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है, फ्लावर के अंदर एक कलरफुल सेक्शन पाया जाता है जिसके चलते उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए और पॉलिनेशन की घटना को अंजाम दे। यानी कोई भी फ्लावर कलरफुल इसलिए होता है ताकि क्या हो बेटा, ताकि उसके ऊपर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए और उसको पॉलिनेट करा सके। ठीक ऐसे ही नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और सेंटेड होते हैं ताकि रात के अंधेरे में वाइट कलर में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, वेरी गुड ऑब्जर्वेबल होता है रात के अंधेरे में। इसलिए क्या होता है, रात के अंधेरे में वाइट कलर का जो फ्लावर होता है वो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब वो पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो पॉलिनेशन की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसी फ्लावर के अंदर ग्रीनिश पार्ट भी होता है। उस ग्रीनिश पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस ग्रीनिश पार्ट को हम कैलिक्स कहते हैं। सो दिस इज कैलिक्स, दिस इज करोला। कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल कहते हैं और करोला के यूनिट को हम
पेटल कहते हैं। कुछ उसी तरह से अगर कोई गांव है तो गांव का सबसे छोटा यूनिट घर होता है, उसी तरह से कैलिक्स के यूनिट को सेपल और कोरोला के यूनिट को पेटल कहते हैं। उसी तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम, उसके यूनिट को स्टेमन, और जो गाइनोसियम है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं उसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई हो तो अब क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब कोई प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो फ्लावर बनाता है और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर मैं फ्लावर के एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं तो मुझे देखा ये है पेडिसिल, ये है बेस जिसे हम थैलेमस कहते हैं। फ्लावर का 4 पार्ट मेन होता है, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन के पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको हम एसेसरी होर्ल कहते हैं। जबकि एंड्रोसियम और गायनोसियम क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने की कोशिश करूं तो बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन का 2 हिस्सा होता है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एक होता है फिलामेंट और एक क्या होता है बेटा, एंथर। अब देखिए, उस एंथर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, दैट इज बाइलोब, और उसके अंदर 2 हिस्सा होता है जिसे हम डाइथियस कहते हैं। उसके अंदर स्पेशल तरह की सेल पाई जाती है जिसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक उम्र के बाद अपने जीवन में नौकरी करता है, वैसे ही ये स्पोरोजीनियस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर के एक स्पेसिफिक काम करती है और बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाती है जी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक बात जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी मान लीजिए प्लांट है तो उसके अंदर जो क्रोमोजोम हैं वो पेयर में पाए जा रहे हैं। पेयर में को हम बायो की भाषा में 2n या डिप्लॉयड कहते हैं। ठीक, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम उतने ही हों जितने की क्या है, पेरेंट की बॉडी में हो। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे 2 लोगों को इन्वॉल्व करना है, इधर मेल है और एक तरफ मुझे फीमेल होगी जहाँ से मुझे फीमेल गैमेट बनाऊंगा और एक तरफ से मेल गैमेट बनाऊंगा। तो ओबियस सी बात है कि आधा क्रोमोजोम फीमेल का और आधा क्रोमोजोम मेल का। जैसे मान लीजिए ये मैं प्लांट बनाना चाहता हूँ, दिस इज जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो अगर मान लीजिए ये 2 लोगों के मिलने से बनता है तो उसका मतलब ये है कि आधा क्रोमोजोम इसका मिलेगा और आधा क्रोमोजोम इसका मिलेगा, तभी तो पूरा होगा, यानी पेरेंट के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिला है तो हमारे शरीर में या किसी भी प्लांट के शरीर में जो डिप्लॉयड है उसके अंदर हैप्लॉयड गैमेट बनाने के लिए मियोसिस की घटना को अंजाम दिया जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका होता है जिसमें से एक सेल से 4 सेल बनती हैं। एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। लेकिन जब मियोसिस होता है तो जो पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन मियोसिस के बाद बना है तो पोलन ग्रेन क्या होता है, हैप्लॉयड हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये डिवीज़न का वो तरीका है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है और क्रोमोजोम का नंबर और क्रोमोजोम का अमाउंट दोनों आधा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पोलन ग्रेन को बनाया। अगर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए और गौर फरमाया जाए तो उसके बाहर वाली दीवार को एक्साइन कहते हैं और उसके अंदर वाली दीवार को एंटाइन कहते हैं। बाहर वाली दीवार को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली दीवार को क्या बोलेंगे बच्चों, एंटाइन बोलते हैं। साथ ही साथ एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है मेल गैमेट जिसे हम जेनरेटिव सेल भी कहते हैं। एक होता है मेल गैमेट जिसे हम जेनरेटिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। एक बहुत ही मज़ेदार बात जिसको हमको समझने की ज़रूरत है कि पोलन ग्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक तरीके का केमिकल पाया जाता है जो पोलन को वायबिलिटी प्रोवाइड करता है और पोलन ग्रेन को एडवर्स सिचुएशन में भी जिंदा रहने में हेल्प करता है, और उसका नाम है
पोलानिन। स्पोरोपोलानिन नाम का एक केमिकल होता है जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि पोलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहने में हेल्प करता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। इसी तरह से फीमेल गैमेट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। तो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे पिस्टिल या हम कार्पल कहते हैं। अगर एक पिस्टिल या कार्पल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो उसमें 3 चीज़ें दिखती हैं। एक होता है ओवरी, एक होता है स्टाइल और एक होता है स्टिग्मा। ठीक है, ओके, सो दिस इज ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। देखो बेटा, होता क्या है, ओवरी से जो बनता है वो फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और ओवरी की जो दीवार है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। यदि आप लोगों ने आम को देखा होगा और खाया भी होगा तो आपने क्या खाया है? आम का ना तो गुठली खाते हैं, ना आम का छिलका खाते हैं, आम का गुद्दा खाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एपिकार्प, एक होता है मीजोकार्प और एक होता है एंडोकार्प। ठीक है, एक होता है एपिकार्प, एक हुआ मेसोकार्प और एक क्या हुआ? एंडोकार्प। तो जो आम का छिलका है दैट इज एपिकार्प, आम का गुद्दा जो आप खाते हैं वो मेसोकार्प, और आम की गुठली का जो यानी कि सीड के ऊपर जो हार्ड लेयर होती है दैट इज व्हाट? एंडोकार्प। यानी कोई भी फ्रूट जो आप एक्चुअल फ्रूट खाते हैं, जो ट्रू फ्रूट खाते हैं, वो बेसिकली किससे बनता है? ओवरी से बनता है। ठीक है, अब देखिए, ओवरी से हमने फ्रूट तो बना लिया, लेकिन एक चीज़ और होती है कि अगला हमको जनरेशन भी मेंटेन करना है। हमने फ्रूट तो बना लिया, लेकिन क्या करना है? मुझे अगला जनरेशन मेंटेन करना है, और अगला जनरेशन के लिए फीमेल गैमेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है ओब्यूल। ठीक है, और ये ओब्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो अब मुझे ये समझना है कि ओब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए जानते हैं कि ओब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, अगर मैं एक ओब्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, तो यदि आपने आज के डेट में मटर देखा होगा तो मटर के अंदर ऐसे एक डंडा लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और उसमें ये सीड दिखता है। बेसिकली ये जो सीड आप देख रहे हैं वो किससे बनता है? ओब्यूल से बनता है। अब कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे सीड बनता है, ये मेरे लिए समझने की ज़रूरत है। यानी कि अब हम ओब्यूल का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। ये है ओब्यूल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक स्पेशल तरह की सेल पाई जाती है जिसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं न्यूक्लियस। मेरे प्यारे बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंशिएशन होगा, और जब ये न्यूक्लियस डिफरेंशिएट होता है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? ये 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है, जबकि हमने कहा था कि मुझे एक ऐसा प्लांट बनाना है जो कि डिप्लॉयड हो। तो अगर मान लीजिए सिर्फ फीमेल भी डिप्लॉयड है, मेल भी डिप्लॉयड है, तो अगर बेबी जो है उसको भी डिप्लॉयड बनाना है तो मुझे क्रोमोसोम का नंबर आधा करना होगा। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी मियोसिस की घटना को अंजाम दिया जाता है, और ये भी एक सेल से 4 सेल बनाती है, जिसे हम बायो की भाषा में मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल डैमेज हो जाती हैं और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ मुझे दिखता है, जिसे हम बायो की भाषा में एक नाम देते हैं, दैट इज़ अ व्हाट? एम्ब्रियो सैक। क्या नाम देंगे? एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई है। ठीक है, किसी भी सेल के दौरान, किसी भी सेल को बनाने के दौरान पहले क्या होता है? पहले न्यूक्लियस बनता है, बाद में नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब ये एम्ब्रियो सैक में पहले एक न्यूक्लियाई है, एक डिवाइडेड होकर के 2 से बनेगा 4, और 4 से क्या बनेगा? 8। और इस तरह से जब 8 न्यूक्लियाई बन जाती हैं तो उसमें से 3 न्यूक्लियाई ऊपर जाकर के सेल बनाती हैं और 3 न्यूक्लियाई नीचे जाके सेल बनाती हैं, और 2 न्यूक्लियाई बीच में एक सेल बनाती है। अगर मैं इनका नामकरण करने का दुस्साहस करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सेल को हम एंटी
एंटीपोडल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं। जबकि इस वाले सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। जबकि ये वाला हिस्सा एग एपरेटस कहलाता है। कौन सा एपरेटस कहलाता है? एग एपरेटस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं एग एपरेटस बना लिया तो अब क्या समझने की ज़रूरत है कि देखिए भाई, अब एग एपरेटस तो बन गया, अब क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा। एग एपरेटस के अंदर हमें एक ये वाला जो सेल होता है वो होता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी कि ओवम होता है। ओके, अब देखिए, ये दोनों जो सेल हैं उन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं बच्चों। और एक चीज़ और समझिएगा, ये वाला जो जोन होता है, ये वाला जो एरिया होता है, उसे हम माइक्रो पाइलर एंड कहते हैं। कौन सा एंड कहते हैं? माइक्रो पाइलर एंड कहते हैं। जबकि इस वाले एंड को हम बायो की भाषा में चलाजल एंड कहते हैं। कौन सा एंड कहते हैं जी? चलाजल एंड कहते हैं। ठीक, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, ये है हमारा एंथर जो कि मैच्योर हुआ है। जब एंथर मैच्योर होता है तो ये फट जाता है और ढेर सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं? उस एंथर के ऊपर आ जाते हैं। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक पॉलिनेटिंग एजेंट, मान लो मधुमक्खी आके बैठे, तो जब मधुमक्खी आके बैठती है तो यहाँ से उड़ करके क्या होती है, वो जाएगी कहाँ? वो जाती है यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ जाएगी? स्टिग्मा के ऊपर। जब वहाँ स्टिग्मा के ऊपर वो पहुँचती है तो अभी हमने कहा था कि एक पोलन ग्रेन है जिसके अंदर एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक क्या होती है? जनरेटिव सेल। जब ये यहाँ ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद उसके अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल अब यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनेगा और जो कहाँ जाएगा? ओव्यूल के पास जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें एक वेजिटेटिव सेल, जब ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचता है तो पहले कितने? एक ही मेल गैमेट थे, लेकिन जैसे ही वो स्टिग्मा पे पहुंचता है एक मेल गैमेट माइटोसिस करके एक डिवीजन का तरीका होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनती है, तो माइटोसिस करके एक से दो मेल गैमेट बना लेता है। ठीक, अब क्या होता है, एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल को फ्यूज करके PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो बाद में चल करके एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। ध्यान देने की बात यह है कि सेंट्रल सेल में ऑलरेडी N और N यानी 2N स्ट्रक्चर पहले से ही है और ये हैप्लॉइड गैमेट जब इससे फर्टिलाइज होता है तो एंडोस्पर्म 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम ट्रिपलेट के फॉर्म में इसके अंदर दिखते हैं। जबकि यहाँ जो एक मेल गैमेट है वो एग एपरेटस को फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि मुझे जाइगोट को किस में कन्वर्ट करना है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए फूड चाहिए। तो ये क्या करता है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो भोजन कहाँ से लेता है? पहले वो सिनर्जिड सेल को खाता है, वो भी खत्म हो गया। फिर एंटीपोडल सेल को खाता है, वो भी खत्म हो गया। अगर वो भी खत्म हो गया तब अभी तक अगर एम्ब्रियो नहीं बना है तो अब एंडोस्पर्म को खाना शुरू करता है। किसको खाना शुरू करेगा? एंडोस्पर्म को खाना शुरू करता है। और मान लीजिए कि पूरा एंडोस्पर्म जिसके अंदर स्टोर फूड है वो यूज होता है किसके? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान। तब क्या होता है, वो सीड अपने फर्दर जनरेशन को मेंटेन करने के लिए भोजन स्टोर करेगा और अब वो जो भोजन स्टोर करता है वो कॉटिलेडन में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? कॉटिलेडन में स्टोर करता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस एंडोस्पर्म का यूज़ पूरा नहीं होता है, तो जिस समय इस एंडोस्पर्म का यूज़ पूरा नहीं होता है उस समय वो सीड क्या करता है? अपना भोजन एंडोस्पर्म में स्टोर करता है। दिस इज एंडोस्पर्म और ये रहा उसका एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका व्हीट, मेज, राइस, बार्ली। ये सब ऐसे प्लांट हैं जो कि एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और इनके अंदर जो स्टोर फूड होता है, जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट करने के ही दौरान बताया कि जब सीड को ज़मीन पे फेंकते हैं तो शुरुआती समय में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए मुझे भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सीड हैं वो अपना भोजन एंडोस्पर्म में स्टोर किए हैं, जबकि ये सीड क्या है? कॉटिलेडन में स्टोर किए हैं। इस तरह के सीड को हम डाइकॉट सीड कहते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गए। इनके अंदर
क्या होता है, सीड का 2 हिस्सा हो जाता है तो उसे हम डाइकॉट सीड कहते हैं। और वो सीड जिनका सीड का एक ही हिस्सा होता है, गेहूं बाहर से दिखने में 2 पार्ट दिखता है लेकिन अंदर से एक ही होता है, तो उस तरह के सीड को हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि एक ही एम्ब्रियो, एक ही जो है ओब्यूल के अंदर 2-2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे कि व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। सो व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट विल मेक पोलन ट्यूब, इनटू द पोलन ट्यूब 2 male gamete will form, in which one male gamete fertilized with the central cell and another will fertilize with the egg cell. So in this way, into the single ovule 2-time fertilization will take place. So this phenomena is considered as a double fertilization. So students, in this video it is sufficient for you. We will meet again into the next video with a very high energy, a lot of knowledge and fun. Thank you and have a good day.